हाँ तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में स्वागत। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे पीएच स्केल के बारे में और कुछ पदार्थों के पीएच भी मैंने आपको बताए। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, क्या हम उसको हमारे दैनिक जीवन में उस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, ये टॉपिक है हमारा। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या काम आता है। तो देखिए, कुछ एक उदाहरण दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो एक एक करके हम उन सब के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहला तो हम लोग बात करेंगे मानव शरीर का पीएच। मानव शरीर का पीएच। देखो बेटा, हमारा जो शरीर होता है ना, ये एक छोटी सी पीएच रेंज में ही सुरक्षित रहता है और मानव शरीर का पीएच रेंज होता है 7 से 7.8। इसके बीच हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं है ना। लेकिन हम कभी ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाएं, ऐसे वातावरण में चले जाएं कि जहां का पीएच 7 से कम हो या 7.8 से ज़्यादा हो, तो उस वातावरण का हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, हमारी जो उपापचयी क्रिया हैं, वो बाधित होने लग जाएंगी। हमारे अंग सही तरह से काम नहीं करेंगे। हमारी जो त्वचा है वो भी कटी फटी हो जाएगी, दाद खाज खुजली होने लगेंगे। ठीक है ना, मतलब हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ इतने से पीएच रेंज में ही सेफ रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे कम या इससे ज़्यादा पीएच वाले एनवायरनमेंट में, वातावरण में नहीं जाना है, उसका हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, हमारे सेकंड जो उदाहरण दिया है, बगीचे की मिट्टी का पीएच। बगीचे की मिट्टी का पीएच। देखो बेटा, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा जो बगीचा है ना, वो साल भर हरा भरा बना रहे। ठीक है ना, उसमें हमेशा फूल वाले पौधे में फूल आते रहें, फल वाले पौधे में फल आते रहें। ठीक है ना, सब्जियों वाले पौधे में सब्जियां आती रहें। ठीक है ना, हम सब यही तो चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे संपूर्ण देखभाल के बाद भी जो पौधे हैं उनमें फूल नहीं आ रहे हैं या फल नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? या पौधा सही तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, उग नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। उन सब का क्या कारण है? हो सकता है कि आपके बगीचे की जो मिट्टी है ना, वो या तो अम्लीय हो गई है या वो क्षारीय हो गई है। कैसे पता करें? ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, बगीचे की थोड़ी सी मिट्टी को आपको लेना है और उसको पानी में घोलना है, उसका जलीय विलयन बना लेना है। जब आप बगीचे की मिट्टी का जलीय विलयन बना लेते हैं, तो फिर पीएच स्केल की सहायता से उसका पीएच मान निकालेंगे। और पीएच मान जब आपको पता चल जाएगा, यदि वो 7 से कम आया, इसका मतलब मृदा कैसी हो गई है? अम्लीय हो गई है। यदि 7 से ज़्यादा आया, तो उसका क्या निष्कर्ष है कि मृदा क्षारीय हो गई है ना। अभी यदि अम्लीय हो गई है, तो उसमें क्षारीय प्रकृति का कोई पदार्थ मिला दो। ठीक है, और यदि क्षारीय हो गई है, तो अम्लीय प्रकृति का कोई पदार्थ मिला दो। तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी है हमारी, वो बैलेंस हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावार जो है ना, वो बढ़ जाएगी और हमारा बगीचा साल भर के लिए हरा भरा रह सकता है। तो ये हो गई बगीचे की मिट्टी का पीएच। ठीक है, इसके बाद अगला जो उदाहरण हम लोग बात करेंगे जिसकी, वो है
मानव के पाचन तंत्र का पीएच, पाचन तंत्र का पीएच। अब देखो बेटा, पाचन तंत्र में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ आमाशय की, है ना। वैसे पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं, मुंह से लेकर के पाचन शुरू हो जाता है और पूरे छोटी आंत तक पाचन चलता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आमाशय की। तो बेटा आमाशय जो होता है ना, ये एक फूला हुआ अंग होता है। यहाँ पूरा मैं पाचन तंत्र तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन आमाशय का चित्र बना करके मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखो, ये आहार नाल है जो ऊपर से आ रही है, और ये फूला हुआ भाग ये है बेटा आमाशय, है ना। अब इस आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। इस तरह की ये जठर ग्रंथियाँ हैं। जठर ग्रंथि, है ना। इन जठर ग्रंथियों से एक रस स्रावित होता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। उस रस को कहते हैं बेटा जठर रस। उस रस को क्या कहते हैं? जठर रस। ये जो जठर रस होता है, इसमें 3 पदार्थ होते हैं। 3 पदार्थ होते हैं। एक तो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, है ना। और एक होता है श्लेष्मा। तो ये 3 पदार्थ मिलकर के जठर रस बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि भोजन के साथ कुछ जीवाणु या रोगाणु भी आ जाते हैं तो उनको ख़त्म करेगा। ठीक है ना। ये जो एंजाइम है ये निष्क्रिय अवस्था में होता है जब भोजन नहीं होता, लेकिन जब भोजन पहुंचता है तो ये सक्रिय होता है, और सक्रिय होकर के ये प्रोटीन का पाचन करेगा। लेकिन इसको सक्रिय करेगा कौन? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आमाशय में जो भोजन पहुंचेगा वहाँ पे आमाशय में अम्लीय माध्यम भी यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। कुल मिलाकर के बात कर रहा हूँ मैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भोजन के पाचन के लिए, है ना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है? लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा 0। कितना होता है? 0। यदि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो 0। लेकिन जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ पेप्सिन एंजाइम भी है, श्लेष्मा भी है, ये सब कुछ मिल जाते हैं तो जठर रस का पीएच हो जाता है 1.2। जठर रस का पीएच कितना हो जाता है? 1.2। अब देखिए, जब भी अपच की स्थिति होती है, मतलब हमें भूख नहीं है फिर भी हमने ज़बरदस्ती खाना खा लिया या 1-2 चपाती फालतू खा ली, ठीक है, तो वो पचेगा नहीं। अब उस स्थिति में क्या होगा कि जठर ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा उत्पन्न होगा अपच की स्थिति में, है ना। और जब ये अम्ल ज़्यादा उत्पन्न होगा तो यहाँ आपको जलन होगी, दर्द होगा, हाय मर गया। फिर घर वाले चिल्लाएंगे, क्यों खाया इतना, कम खाता या कम खाती हैं। पर क्या करें सर, अच्छी चीज़ थी, कंट्रोल नहीं हुआ, खा गए तो खा गए, जलन हुआ, दर्द हुआ, तो घर वाले कहेंगे अरे ले लेगा तो या कर मुझ तक एसिडिटी होगी दिखे। तो इस स्थिति को कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी कहते हैं इसको, मतलब अपच की स्थिति में आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे जलन होता है, दर्द होता है, ठीक है ना। इस बीमारी को, ऐसी स्थिति को कहते हैं एसिडिटी। अब उपचार क्या करें? अब देखिए पीएच का महत्व पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें ये पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है ना, एसिडिटी जो है किसकी वजह से हो रही है भाई? इसकी वजह से हो रही है, अम्ल की वजह से, है ना।
तो सीधा सा बात है भाई, इससे यदि अब आपको राहत चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो कोई ऐसा पदार्थ ले लो जो इस अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दे। अब अम्ल के प्रभाव को उदासीन कौन करता है? क्षार, क्षार ही करता है ना। तो आप कोई भी क्षारीय प्रकृति का पदार्थ ले लें, है ना। सामान्यतः घरेलू उपचार में हम लोग बेकिंग सोडा या खाने का सोडा लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसका भी पीएच, खाने का सोडे का पीएच कितना होता है, ठीक है। तो वो ले लो, उससे क्या होगा कि अम्ल का प्रभाव कम हो जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी। यदि आप दवाई की दुकान पे गए एसिडिटी की दवाई लेने, तो वहाँ से आपको मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। उसका पीएच होता है 10। तो वो भी एक दुर्बल क्षार है। तो वो क्षार जब अंदर जाएगा तो अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। तो इस तरह से एसिडिटी के उपचार के लिए आप मीठा सोडा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इनो आप ले सकते हैं, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। यानी कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो एसिडिटी के उपचार में काम में आते हैं। तो वे पदार्थ जो एसिडिटी के उपचार में काम आते हैं उन्हें कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं उनको? एंटासिड या प्रति अम्ल। एंटासिड या प्रति अम्ल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंटासिड किसे कहते हैं या प्रति अम्ल किसे कहते हैं, कोई उदाहरण दीजिए, है ना। तो किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल के प्रभाव को कम करते हैं या एसिडिटी के उपचार में काम आते हैं उन्हें एंटासिड कहते हैं या प्रति अम्ल कहते हैं। और इसके उदाहरण NaCO3, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसको कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके उदाहरण हैं। इनो, है ना, फ्रूट साल्ट, ये भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? एंटासिड्स हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका ये भी पाचन तंत्र का पीएच कंप्लीट हुआ। इसके बाद नंबर 4, चौथा उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे दंत क्षय। दंत क्षय, दंत क्षय होता क्या है? देखो बेटा, हमारे मुंह में जो दांत होते हैं ना, इनके ऊपर एक कठोर आवरण होता है। अभी ये मैं साफ़ कर दूं क्योंकि इसका काम ख़त्म हुआ। अब एक बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे दांत का, है ना। अपना अपना दांत निकाल लो। निकाल लिया? चलो मत निकालो, यहीं देख लो। कुछ ऐसा होता है जी आपका दांत। यहाँ तक तो मसूड़ों में होता है ना। ये दिखता नहीं है, नीचे जड़ होती है। ये इसका संवेदनशील भाग होता है अंदर वाला, ठीक है ना। और इसमें होती हैं ये तंत्रिकाएं और रक्त केशिकाएं, ठीक है। और ये है दांत के ऊपर का आवरण जिसको हम कहते हैं इनेमल। इनेमल, ध्यान रखना, इनेमल है, एनिमल नहीं है, इनेमल, है ना। ये जो इनेमल होता है ना बेटा, ये हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इसका बना होता है। ये जो इनेमल है किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। इसका सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, इसका बना होता है, हड्डियों से भी ज़्यादा कठोर, है ना। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से मिलकर बनता है।
तो होता क्या है कि हमारी कुछ बैड हैबिट्स की वजह से, बुरी आदतों की वजह से ये एनिमल धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगता है। अब वो बुरी आदत क्या है? बुरी आदत ये है कि हमने खाना खाया और मुंह को अच्छे से साफ़ नहीं किया, है ना, तो क्या होता है कि भोजन के कुछ कण दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं। अब फंसे रह जाते हैं तो वो सड़ते हैं। उनके सड़ने से क्या होगा कि जो जीवाणु हमारे मुंह में होते हैं वो एक अम्ल उत्पन्न करते हैं, है ना, और वो जो अम्ल होगा वो लगातार इसको क्षतिग्रस्त करता है एनिमल को। जब तक ये एनिमल है तब तक आप खूब गर्म खाओ, ठंडा खाओ, मीठा खाओ, खट्टा खाओ, जो मर्जी खाओ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये एनिमल क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जगह जगह से टूट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे, तो क्या होगा कि ठंडा खा रहे हो तो वो इस दांत के सेंसिटिव पार्ट के संपर्क में आएगा, गर्म खा रहे हो तो भी, मीठा खा रहे हो तो भी, खट्टा खा रहे हो तो भी, है ना, तो वो सीधा सीधा गर्म, ठंडा, खट्टा, मीठा जो भी पदार्थ आप खा रहे हैं वो इस एनिमल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से सीधा सीधा किसके संपर्क में आएगा? आपके दांत का अंदर जो संवेदनशील हिस्सा होता है जिसको डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन, ठीक है ना, इसके संपर्क में आएगा और उसका परिणाम क्या होगा? है ना, ऐड देखते हो कि नहीं? आपके पेस्ट में नमक है? बोले जी नहीं है, तो ये है, फलाना है, ढिमका है, कुछ नहीं। एक आती है सेंसोडाइन पेस्ट, है ना, तो कहने का मतलब होता है कि आपके दांतों में सनसनी होती है, चीस चलती है, दर्द होता है, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई बेटा? एनिमल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से हुई ना। और एनिमल क्षतिग्रस्त क्यों हुआ? क्योंकि यह अम्ल बना था। और अम्ल क्यों बन रहा है? आपकी बुरी आदतों की वजह से बन रहा है, आपकी बैड हैबिट्स की वजह से बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि वो अम्ल नहीं बने, पहली बात तो इसके लिए करना है आपको एक काम कि आप खाना खाने के बाद या जो भी कुछ खाएं उसके बाद मुंह को अच्छे से साफ़ करें, दांतों के बीच में कोई भी भोजन का कण फंसा हुआ ना रहे। इसके लिए आप सुबह आप ब्रश करते ही हैं और रात को सोने से पहले भी ब्रश करें, मुंह को अच्छे से साफ़ करके सोएं, ठीक है। अब ये तो क्षतिग्रस्त होने से पहले की सावधानियां हैं। अब हो गया तो क्या करें? अब हो गया तो अम्ल की वजह से हुआ है, तो जितने भी आप टूथपेस्ट या टूथ पाउडर यूज़ करते हैं ना बेटाओ, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखनी आपको बात, जितने भी टूथपेस्ट या टूथ पाउडर होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अम्ल के प्रभाव को उदासीन करना है और अम्ल के प्रभाव को उदासीन क्षार कर सकता है, ठीक है ना। तो जितने भी टूथपेस्ट टूथ पाउडर होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका दंत 6 टॉपिक कंप्लीट है ना। अब हम बात करेंगे प्रकृति में कुछ कीट, है ना, और कुछ पौधे, है ना, ये भी कुछ अम्ल उत्पन्न करते हैं जिससे हमें दर्द, जलन, सूजन, है ना, ये सारा कुछ होता है। तो नेक्स्ट नंबर 5, कीट व पादपों से क्या लिख रहा हूँ, उत्पन्न रसायनों से सुरक्षा, ठीक है। तो कीट के बारे में तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बात की है मैंने इसके बारे में, तो कि मधुमक्खी या चींटी या ततैया जब डंक लगाता है तो आपको दर्द होता है, जलन भी होती है ना। तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, धातु की कोई भी पत्ती रगड़ लेते हैं तो आपको राहत मिल जाती है। क्यों दर्द हुआ? क्योंकि इन कीटों के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है ना, और उस अम्ल की वजह से आपको दर्द होता है, जलन होता है। और आप धातु ऑक्साइड यानी कि कोई भी धातु की चीज़, कोई भी वस्तु आप रगड़ते हैं तो धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं ना। हाँ, तो अम्ल के प्रभाव को उदासीन करेंगे, आपको राहत मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ कीट के बारे में। अब पादप, पौधे,
देखो बेटा, कुछ पौधे हैं, जैसे एक जंगली पौधा है नेटल, है ना, नेटल जंगली पौधा है नेटल, इसकी पत्तियों में भी वही अम्ल होता है, कौन सा, फॉर्मिक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल भी इसी को कहते हैं, सूत्र HCOOH होता है इसका, है ना, ये अम्ल होता है किसमें, नेटल पौधे की पत्तियों में। जब भी आप इस पौधे की पत्तियों के टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, एक्सीडेंटली, है ना, जानबूझ के तो कोई नहीं रगड़ेगा, ठीक है ना, अचानक आपको पता नहीं है, आप इसकी पत्ती के टच हो गए, तो ये पत्तियों में जो अम्ल होता है, ये फॉर्मिक अम्ल, ये आपकी स्किन में वैसे ही प्रवेश कर जाएगा मानो आपको मधुमक्खी ने डंक लगाया हो, और वैसा ही दर्द होगा, वैसा ही जलन होगी, ठीक है। उस स्थिति में क्या करोगे, तो प्रकृति यदि चोट देती है ना, तो उपचार भी प्रकृति करती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये, जहाँ ये पौधा होगा ना नेटल, इसी के पास में एक और पौधा होगा, उसका नाम है डॉक, है ना। ये तो घर वालों ने पढ़ा है नहीं, वरना टर और लग जाता है तो डॉक्टर हो जाता पूरा, पर ये टर नहीं है, सिर्फ डॉक पौधा है, डॉक। इसकी पत्तियों में भी एक रस होता है, लेकिन वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय। ये तो क्या करेगा, चोट देगा, और ये उसका इलाज करेगा। तो डॉक पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्षारीय रस होता है। यदि नेटल पौधे की पत्तियों के टच होने से आपको दर्द, जलन, सूजन जो हो रहा है, वहाँ यदि आप डॉक पौधे की पत्तियों का रस लगा लेंगे तो आपको तुरंत राहत मिल जाएगी, ठीक है ना। तो नेटल और डॉक ये पौधे आसपास ही पाए जाते हैं, ठीक है। और इससे आपका ये जो टॉपिक है पादपों में जो उत्पन्न रसायन है, इससे सुरक्षा, ये आपका टॉपिक कंप्लीट। अभी एक और अम्लीय वर्षा को भी हम लोग डिस्कस कर लें। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा, देखो बेटा, मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे जैसे हम जीवाश्मी ईंधनों का दहन करते हैं, ठीक है, तो उनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, मतलब बहुत सारे ऑक्साइड बनेंगे, अधातु ऑक्साइड हैं सारे। और अधातु ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के, है ना। तो जब जीवाश्मी ईंधनों का दहन करते हैं, और आज जो आधुनिकता का युग है, मशीनों का जो युग है, ठीक है ना, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि इन जीवाश्मी ईंधनों का दहन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये वायुमंडल में ऊपर पहुंच रहे हैं और वायु में घुल रहे हैं। अब वायु में घुलेंगे तो इनकी मात्रा बढ़ेगी। अब अधातु ऑक्साइडों की मात्रा बढ़ेगी तो वायु कैसी हो जाएगी बेटा? अम्लीय, है ना। और जब बारिश होगी तो बारिश का पानी जब इस हवा से नीचे आता है तो ये अधातु ऑक्साइड उस पानी में मिल जाते हैं, है ना। और मिल जाते हैं तो उस जल का पीएच कम होने लगता है, कम कम कम। जितने ज़्यादा अधातु ऑक्साइड उसमें मिलते जाएंगे पानी में, उसका पीएच कम होता जाएगा। और जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाए, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे? अधातु ऑक्साइडों के वर्षा जल में मिलने पर जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारा मानव शरीर का पीएच कितना होता है? 7 से 7.8। तो जब ऐसी बारिश के संपर्क में आप आओगे जिसका पीएच 5.6 से कम है, जिसको हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता है, तो उसके संपर्क में आने पर आप सोच सकते हैं क्या होगा, है ना। त्वचा में दाद, खाज, खुजली, ये सारी समस्याएं होने लगेंगी, है ना। बहुत लंबे टाइम तक रहोगे तो स्किन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि मानसून की पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए,
क्योंकि पहली पहली बारिश होती है ना, तो सारे के सारे जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ना, वो उसके अंदर घुले हुए होते हैं, यानी कि उसका pH मान 5.6 से कम होता है, इसलिए मना करते हैं। ठीक है, 2 4 5 10 बारिश होने के बाद यदि आप नहाते हैं तो डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप आनंद ले सकते हैं बारिश का, लेकिन पहली पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, उसका कारण यही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अम्लीय वर्षा के और क्या दुष्प्रभाव होते हैं, और क्या दुष्परिणाम होते हैं? देखिए, जब ये अम्लीय वर्षा मृदा पर गिरेगी, मिट्टी पर गिरेगी, तो मृदा को भी अनुपजाऊ कर देगी, pH कम होने लगेगा ना, यानी कि मृदा अम्लीय हो जाएगी, है ना। इसी तरह से हमारे कुछ ये जो पुरातत्व विभाग की जो स्मारक हैं, है ना, ऐतिहासिक स्मारक, जैसे ताजमहल की यदि हम बात करें तो ताजमहल का रंग अब धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। पहले एकदम वाइट था, एकदम चमकदार सफ़ेद, लेकिन अब वो धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। उसका भी कारण अम्लीय वर्षा ही है। तो यूँ करके अम्लीय वर्षा के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव मृदा पर भी पड़ते हैं, सजीवों के शरीर पर भी पड़ते हैं, और ऐतिहासिक इमारतों पर भी इसके दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। तो बेटा, ये था pH का दैनिक जीवन में महत्व, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप इतना पढ़ें। इसके बाद इस चैप्टर में आपका बचता है कुछ लवण, ठीक है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और घर रहिए।